वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 का जो संजीव डेस्क वर्क का हिंदी विषय का मॉडल पेपर 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित बहु विकल्प प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में दीजिए। यानी हमें बहु विकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। इसके अंदर हमें 15 प्रश्न पूछे गए हैं। खंड एक के अंदर सारे के सारे एक एक नंबर के हैं, यानी 15 प्रश्न 15 नंबर के हैं। पहला सवाल है बच्चों, निम्न में संबंधात्मक सर्वनाम शब्द कौन सा है, ये हमें बताना है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी यानी जो है, इसके अंदर संबंधात्मक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है। तो यहाँ पर जो पथ भ्रष्ट है इसके अंदर कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो महेंद्र है इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। चौथा है, रूप परिवर्तन के आधार पर पद भेद कितने होते हैं। यानी हमें बताना है कि रूप परिवर्तन के आधार पर पद के कितने भेद होते हैं। तो इसके अंदर हो जाएंगे 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल गोविंद भक्त अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कबीरपंथी मठ पर। अगला है, शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खान के उस्ताद यानी उसके गुरु का क्या नाम था। तो वो हो जाएगा अली बख्श। यानी जो बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, उनके जो गुरु थे उनका नाम अली बख्श था। क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जन कल्याण की भावना। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखिका बचपन में कैसी दिखती थी, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा द यानी मरियल सी दुबली काली। क्वेश्चन नंबर 9 है, केवल मुनि जड़ जानही मोही पंक्ति में रोमा रेखांकित पद का अर्थ क्या है, यानी हमें बताना है। तो उसका अर्थ क्या होगा, मूर्ख होगा। यानी यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है जिसका हमें अर्थ पूछा है, तो वो क्या होगा, मूर्ख होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा न उठाए जाने को क्या समझना चाहिए। तो इसका आंसर होगा संगतकार की इंसानियत। आत्मकथा कविता में थके पथिक की पंथा इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बोला है फसल कविता हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है। तो वो कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे। तो उनको क्या खिलाते, गोरस और भात खिलाते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, जितेन ने खेदुम को किनका निवास बताया है, ये हमें बताना है। तो देवी देवताओं का। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है। तो वो हो जाएगी उपर्युक्त सभी यानी संपादकों के आग्रह की, प्रकाशन के तकाजे की, आर्थिक आवश्यकता, यानी जितने भी तीनों ऑप्शंस दिए हैं सारे क्या हो जाएंगे, हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमें यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल 4 क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स के होने वाले हैं। पहला है, जब 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है, वहां विशेषण की होती है। यानी क्या होती है, उत्तरावस्था। कौन से हो जाएगी, उत्तरावस्था हो जाएगी। अगला है, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द की रचना करते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो उनको हम कहते हैं कृदंत कहा जाता है। कौन सा कहा जाएगा, कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। निश्चय शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, निश उपसर्ग हो जाएगा। रामानुज शब्द में संधि है, ये हमें बतानी है। तो रामानुज के अंदर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। चलो अब हमें क्या बोला है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी यहाँ पर एक हमें गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके हमें, ये हमारा अपठित गद्यांश है। यानी हमसे 2 अपठित गद्यांश और 2 पठित गद्यांश पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो गद्यांश है वो अपठित है, यानी इसको पढ़ करके हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है, कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले बाह्यडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट
प्रमाण देकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व तो इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल निकाल कर सबने सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबक दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठाने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरीक्षण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। कर्म कांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी साखियों, रमेनियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने सामान्यवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करनी की एकता पर बल दिया। वे महान युग दृष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को शिथिलता प्रदान की। यानी यहाँ पर हमें जो बात की जा रही है कबीर के बारे में बताया गया है कि कबीर ने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रूढ़ियाँ थी अपने समाज में, जिसको मिटाने के लिए उन्होंने बहुत सारे अपने प्रयत्न किए। साथ ही हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको बनाए रखने के लिए भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी। चलो अब हमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो कबीर का समन्वयवाद तथा समन्वय के कबीर ने किस भक्ति मार्ग का प्रसार किया? तो कबीर निर्गुण भक्ति मार्ग अर्थात ज्ञान मार्गी भक्ति का क्या किया था? प्रसार किया था। कबीर ने हिंदू मुस्लिम के मध्य कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? कबीर ने हिंदू मुस्लिम में समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया। सगुण शब्द का विपरीत अर्थ, यानी हमें इसका विलोम शब्द बताना है। तो सगुण का क्या हो जाएगा? सगुण शब्द का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? निर्गुण। यानी हमें बताना है कि जो सगुण है इसका विलोम शब्द क्या होता है, यानी इसको जो उल्टा शब्द है वो हमें बताना है। तो सगुण का क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। कबीर ने अपने ज्ञान का उपदेश किस भाषा में दिया था? कबीर ने अपने ज्ञान का उपदेश आम बोलचाल की भाषा अर्थात खिचड़ी भाषा में दिया था। कबीरदास ने किसका विरोध किया? तो कबीरदास ने कर्म कांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो ये हमारा एक गद्यांश था जो कवि कबीर के बारे में था। एक हमें अभी पद्यांश है जिसको पढ़ करके हमें, ये भी हमारा एक अपठित पद्यांश है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए उत्तरों यानी प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। ओ बदन सीब अंधो, कमजोर अभागो, अब तो खोलो नयन नींद से जागो। वह अघी बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रश्न यह है उन्नल सगुण अनल सगुण हंसते हैं, जहाँ खड़क सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरू बन जहाँ धर्म सोता है, पावक प्रचंड तम वहाँ प्रकट होता है। यहाँ एक हमें पद्यांश दिया है जिसके आधार पर हमें नीचे दिए गए निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो बच्चों एक एक करके हम सभी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो नींद से जागो या आलस्य या प्रमाद त्यागो। पुण्य का निवास कहाँ रहता है? प्रतीकात्मक अर्थ बताइए। पुण्य का निवास वीरतापूर्ण कार्यों में रहता है। पुण्य की सखी कौन होती है? पुण्य की सखी तलवार होती है। जहाँ वीरता नहीं वहाँ क्या होता है? जहाँ पर वीरता नहीं होती वहाँ पर क्या होती है? स्वार्थ की विजय होती है। बाहुबल का जो अपलापी, पंक्ति में अपलापी शब्द का अर्थ क्या है? तो अपलापी का अर्थ होगा छिपाना, यानी कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको अंदर ही रखना यानी छिपाना। दर्भ जहाँ वीरू वंश होता है वहाँ क्या होता है? जहाँ पर प्रचंडतम आग पैदा होती है, यानी वहाँ पे प्रचंडतम आग क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है। क्वेश्चन अपना अगला है खंड ब, जिसके अंदर हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सारे प्रश्न हमारे लघुत्तरात्मक है यानी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इन सभी का आंसर हमें 40 शब्दों में देना है। नेताजी का चश्मा कहानी में निहित भक्ति देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। कहानी में निहित संदेश यह है कि देशभक्ति प्रकट करने के लिए फौजी होना और बलवान होना जरूरी नहीं है, यानी देशभक्ति दिखाने के लिए फौजी और बलवान होना जरूरी नहीं है। हर देशवासी अपनी सोच और सामर्थ्य के आधार पर देश के लिए त्याग कर सकता है।
देश से प्रेम करना, देशभक्तों का सम्मान करना हम सभी पर परम कर्तव्य है। यानी हम सभी का कर्तव्य है कि हम देश से प्रेम करते और देशभक्त जो भी हैं उनका हम सम्मान करें। लेखक किस बात से भयभीत है, आप उसके भय को दूर करने के लिए क्या सुझाव उचित समझेंगे। लेखक बढ़ती हुई असंस्कृति की भावना से भयभीत है क्योंकि इससे मानव संस्कृति का घोर अनर्थ हो जाएगा। इस स्थिति में भय को दूर करने का सुझाव यह है कि हमारा वैज्ञानिक विकास कल्याणकारी भावनाओं को लेकर हो, प्राप्त उपलब्धियों का उपयोग स्वार्थ से ऊपर उठकर हो, जिससे परोपकार की भावना विद्यमान हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर बोला है उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य को मुखरित हो उठे। उद्धव ज्ञानी और नीतिज्ञ थे, इसी कारण वे नीति और ज्ञान की बातें करके गोपियों के मन को कृष्ण प्रेम से हटाकर निर्गुण बाह्य की भक्ति की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन गोपियों के वाक चातुर्य के सामने खड़े नहीं रह सके और हार गए, क्योंकि गोपियों के पास निश्चल एकनिष्ठ कृष्ण प्रेम की भक्ति शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी थी। अगला है कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्यों कहता है कवि, ये हमें बताना है। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि गरजना क्रांति का सूचक है। कवि इससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। कवि क्रांति के द्वारा शोषित वर्ग को शोषण से मुक्त दिलाना चाहता है। जिते ने लेखिका को गुरु नानक के विषय में क्या जानकारियां दी, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चलो इसको देख लेते हैं। बोला है पर्वतीय स्थान से लौटते समय जितेन ने लेखिका को एक स्थान पर जानकारी देते हुए बताया, मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली में थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिर गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। अर्थात उसने जानकारी दी कि गुरु नानक ने जो भी उस क्षेत्र की यात्रा की थी। अगला है एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखक ने हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए एक पत्थर पर मानवाकार छाया देखी और अनुभव किया कि यह परमाणु बम की किरणों से सुलझा मानव तो था। तो लेखक के हृदय में भावनात्मक आकुलता का दबाव बना। उसे संवेदनात्मक प्रत्यक्ष अनुभूति हुई कि मानो वहां कोई व्यक्ति खड़ा रहा हो जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ होगा। तब उसने सहसा हिरोशिमा कविता लिखी। फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखो, फूंक से पहाड़ उड़ाना यानी काल्पनिक बातें करना, यानी फूंक से पहाड़ उड़ाने का आशय है काल्पनिक बातें करना यानी बनावटी बातें करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, अरे भगवान थोड़ी शक्ति का प्रदर्शन करो, तुम तो ये हुई फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। चलो अगला है हमारा खंड 6 है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, ये हमारा पठित है यानी बुक के अंदर से दिया गया है, जिसको पढ़ करके हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाती, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते, किसी भी चीज नहीं छूते, न बिना किसी व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाने की लोगों की कुतूहल होता। बाल गोविंद भक्त साधु के अतिरिक्त क्या करते थे, तो बाल गोविंद भक्त साधु के अतिरिक्त खेतीबाड़ी कार्य एवं परिवार पालन का पोषण करते थे। बाल गोविंद भक्त का कबीर से क्या संबंध था, बाल गोविंद भक्त कबीर को अपना साहब अर्थात गुरु मानते थे। बाल गोविंद भक्त ने कबीर के कौन से सिद्धांतों का पालन किया, तो बाल गोविंद भक्त ने कभी झूठ नहीं बोलना, खरा व्यवहार करना, स्पष्टवादी होना, बेवजह झगड़ा मोल न लेना आदि सिद्धांतों का पालन किया। बाल गोविंद भक्त से लोगों को कुतूहल क्यों होता था, वे कभी कभी किसी नियम का
पालन इतनी बारीकी से करते थे कि लोगों को कुतूहल होता था। चलो इसके अंदर हमें एक अथवा में प्रश्न और दिया है जो भी एक पठित गद्यांश है। सिक्योरिटी आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्तारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होगी। वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करते पिता को बाद के दिनों में इतना शक्ति बना दिया था कि जब तक हम लोग की उसकी चपेट में आते ही रहते हैं। लेखिका के पिताजी सिक्योरिटी आर्थिक स्थिति के कारण किसको भागीदार बनाना नहीं चाहते थे, तो अपने बच्चों को आर्थिक व्यवस्थाओं में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। लेखिका की माँ हमेशा क्या कंपाती थरथराती रहती थी। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कम थरथराती रहती थी। अगला है, अपनों के हाथों विश्वासघात ने लेखिका के पिताजी को कैसा बना दिया। लेखिका के पिताजी को शक्की बना दिया। लेखिका के पिताजी का अपनों पर आंख मूंदकर विश्वास करने का क्या परिणाम निकला, यानी अपनों ने विश्वासघात करके आर्थिक झटका दिया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमें बोला है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भृगुसूत समुजी जनेऊ बिको की, जो कहूँ सहोरी रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिह तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, बर्त धरो धनुबान कुठारा। जो बालू की अनुचित कहे, छमहु महामुनि धीर। सुनी सुरोस भृगुबंदानी, बोले गिरा भंगीर। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि हमें पद्यांश में वर्णित वार्तालाप क्या है, ये किसके बीच चल रहा है। तो पद्यांश में वर्णित वार्तालाप परशुराम और लक्ष्मण के बीच चल रहा है। परशुराम के वचन कैसे बताए गए हैं, तो परशुराम के जो वचन है इसमें पहले वाले का अधूरा रह गया। इसमें लक्ष्मण परशुराम से उत्साहपूर्वक कह रहे हैं कि आप अपना कुठार दिखाकर मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। परशुराम जी ने वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर बताए हैं। लक्ष्मण के अनुसार ब्राह्मण से युद्ध करना क्यों उचित नहीं है। लक्ष्मण के अनुसार ब्राह्मण से युद्ध करना घाटे का सौदा है, उनका वध करने से पाप लगता है और उनसे युद्ध करने से अपयश मिलता है, वह उनके परिवार की परंपरा भी नहीं है। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण परशुराम की वाणी को करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताते हुए उनका अस्त्र शस्त्र धारण करने की व्यर्थ बताते हैं। अगला इसके अंदर हमें एक और पद्यांश दिया है। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक ही नहीं दो ही नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि के अनुसार फसल के निर्माण में मिट्टी के योगदान पर प्रकाश डालिए। कवि के अनुसार फसलें मिट्टी की उर्वरता का परिणाम है। फसलें कहाँ भूरी मिट्टी से उपजी है, तो कहीं काली मिट्टी से, कहीं संदली मिट्टी से उपजी है। इस काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि कहना चाहता है कि फसलों को उगाने और बढ़ाने में प्रकृति के सभी तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं तत्वों के साथ किसान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी का जादू से क्या तात्पर्य है, पानी का जादू से तात्पर्य है पानी में मिश्रित जीवनदायी अमृत तत्व, जिन्हें पाकर फसलें फल फूल कर बड़ी हुई है। फसलें सैकड़ों नदियों के जल से सिंचित होकर जन्मती और बढ़ती है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक के नहीं दो के नहीं पंक्ति का अर्थ बताइए। एक के नहीं दो के नहीं का अर्थ है खेतों में लहलहाती खड़ी फसलें एक दो व्यक्तियों की नहीं अपितु एक साथ अनगिनत लोगों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप अपने स्वरूप को धारण करती है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ
महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया देखकर एकांत में पालथी मारकर बैठे नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। उन्होंने लेखक से कोई बात नहीं की और उनकी ओर देखा भी नहीं। वे अनजान से बनकर खिड़की से बाहर की ओर झांकते लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को प्रतीत हुआ कि डिब्बे में बैठे नवाब साहब उससे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। अगला है, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही मंगल ध्वनि निकलती रही। वे काशी के विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव पर्वों का शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर और दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह खान के सुरीली शहनाई वादक से ही काशी में मंगल आरती शुरू हुई थी, अतः उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा गया। आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन साथी के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि जयशंकर प्रसाद ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में यथार्थ को प्रकट नहीं करना चाहता है। अपनी भूलों और प्रवंचनाओं को व्यक्त करने में हीनता की अनुभूति होती है। उज्जवल गाथा तो सभी कह लेते हैं, परंतु मेरे जीवन सुख के क्षण मुझसे सदा दूर ही रहे। मेरी प्रिया भी मुझसे शीघ्र बिछुड़ गई, अब तो केवल स्मृतियां शेष है और मेरी व्यथा कथा भी मंद पड़ गई है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तथा उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान कई बार व्यक्ति लड़खड़ाता है। यदि इस स्थिति में उसे कोई सहारा मिल जाए तो वह व्यक्ति अपने में संभल जाता है, अन्यथा वह गिर जाता है। इस लड़खड़ाती स्थिति से बचने के लिए इसको सहयोगी ही अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वे उसको ढांढस बंधाते हैं, साथ ही उसको उसकी शक्ति और क्षमता से परिचित कराते हैं, उसके उत्साह का वर्धन करते हैं, उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। कवि सूरदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संक्षिप्त में लिखिए अथवा यतीन्द्र मिश्र का व्यक्तित्व एवं कृतित्व संक्षिप्त में लिखिए। यानी हमें दो कवि है उनके बारे में वर्णन करना है। भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण भक्त एवं सगुण उपासक सूरदास का जन्म सन 1478 में तथा निधन 1583 में माना जाता है। मान्यता अनुसार उनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ माना जाता है। वे जन्मादि थे महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षित कवि सूरदास अष्टचाप के भक्ति कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के मध्य गौ घाट पर रहते हुए श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूर सारावली एवं साहित्य लहरी उनके प्रमुख ग्रंथ थे। सूर वात्सल्य एवं श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। दूसरा है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। उनके 3 काव्य संग्रह यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप आदि प्रकाशित हुए हैं। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 से साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का भी संचालन कर रहे हैं। कविता, संगीत एवं अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज की संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। उन्होंने अनेक साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। चलो अगला देख लेते हैं। हमें खंड द यानी निबंधात्मक प्रश्न दिए हैं, सभी के उत्तर हमें देने हैं। माता का अंचल पाठ के आधार पर तत्कालीन और आज के बच्चों के मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी तात्कालिक परिवेश में पले बच्चों का और आज के बच्चों के मनोविज्ञान में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। उस काल के बच्चों में भोलापन, सहजता, आत्मीयता, संगठन, सहयोग, चंचलता, बड़ों के प्रति आदर भाव और मौज मस्ती समाई हुई थी। उनमें अपने पराये का भेद नहीं था। जबकि आज के बच्चे भोलेपन से दूर, बौद्धिकता से युक्त, नई सोच से पूरित, आधुनिक खिलौने से खेलने में रुचि धारक, टीवी के शौकीन और पढ़ने के लिए मजबूर दिखाई पड़ते हैं। अथवा है,
साना साना हाथ जोड़ी पाठ में आम लोगों के जीवन पर क्या विचार व्यक्त किए गए हैं हमें बताना है। तो 8वां में प्रश्न है, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी पाठ में आम लोगों के जीवन को लेकर सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार किया है। लेखिका ने बताया कि हिमालय के अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। घुटे आटे सी कोमल काया के हाथों को कुदाल और हथौड़ा है। कईयों की पीठ पर बंदी बंदी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए हैं। कुछ कुदाल को भरकर भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना बहुत कठिन व संजीदा कार्य है। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और हाथों में पड़ी घांडी एक ही कहानी कह रहे हैं कि आम जिंदगियों की कहानी पर हर जगह एक सी है कि सारी मलाएं एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। अगला है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर हमें 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। तो हमें यहाँ पर 4 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर हमें निबंध लिखना है। पहला है साइबर अपराध के बढ़ते कदम। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है प्रस्तावना, साइबर अपराध क्या है व प्रसार प्रभाव। तीसरा बिंदु है साइबर अपराध की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास, साइबर अपराध रोकथाम हेतु सुझाव और उपसंहार। दूसरा टॉपिक है दूरदर्शन वरदान या अभिशाप, यानी प्रस्तावना, दूरदर्शन का स्वरूप, दूरदर्शन एक वरदान के रूप में, दूरदर्शन एक अभिशाप के रूप में, और उपसंहार। अगला है आदर्श विद्यार्थी। इसके अंदर प्रस्तावना, एक आदर्श विद्यार्थी का जीवन, आदर्श विद्यार्थी का उद्देश्य, युवा असंतोष को दूर करने के उपाय और उपसंहार। अंतिम है इलेक्ट्रिक वाहन आज की आवश्यकता। प्रस्तावना, इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता, इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे, इलेक्ट्रिक वाहनों से होने वाला नुकसान और उपसंहार। चलो हम इनमें से एक टॉपिक है हमारा पहला साइबर अपराध के बढ़ते कदम, इस पर हम निबंध देख लेते हैं। भूमिका यानी प्रस्तावना, साइबर अपराध क्या है? तो पहला हो जाएगा भूमिका। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की है। इसके दूसरे पहलू की ओर दृष्टि डालते हैं तो इसके कारण अपराधीकरण की प्रवृत्ति की फलीभूत हुई है। कहने का तात्पर्य है कि हम इंटरनेट के माध्यम से जीवनोपयोगी कार्य स्वयं न करके कंप्यूटर, लैपटॉप एवं मोबाइल से करते हुए डिजिटल हो गए हैं, किंतु कुछ शरारती तत्व हमें अपने लालच के जाल में फंसाकर अपराधीकरण की ओर ढकेल रहे हैं, अर्थात साइबर क्राइम फैल रहा है। यानी हमें बताना है कि साइबर क्राइम क्या होता है। यानी आजकल जो पूरी दुनिया है वो किस पर आधारित हो गई है? लैपटॉप और कंप्यूटर यानी इंटरनेट की आदी हो गई है। यानी हर कोई सभी काम इंटरनेट की सहायता से करना चाहता है। चलो अब हम इसको देख लेते हैं। साइबर अपराध क्या है वह प्रसार प्रभाव। इंटरनेट का उपयोग कर कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के द्वारा किए गए कानून विरुद्ध कार्य एवं अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है। यानी कोई भी कार्य जो कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट पर किया जाता है उसको किसके नाम से जाना जाता है? उसको बच्चों साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है। अगला है अर्थात साइबर क्राइम को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप से इंटरनेट का इस्तेमाल कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छल कपट या धोखा करके गैर कानूनी तरीके से अवांछित कार्य को अंजाम देता है तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य साइबर क्राइम अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति साइबर अपराधी कहलाता है। साइबर क्राइम के अंतर्गत आपके मोबाइल या कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा को क्षति पहुंचाया जाता है या फिर आपके नेटवर्क या डेटा इस्तेमाल कर ऑनलाइन अन्य कार्य, गैर कानूनी कार्यों की अंजाम दिया जाता है। इस प्रकार आपका पैसा हड़पने एवं आत्मसम्मान को गिराने के कई तरीके अपनाकर ब्लैकमेल किया जाता है, जिससे कई व्यक्ति तो आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। यानी इसकी वजह से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अगला है साइबर क्राइम रोकथाम हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास। साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार सतत प्रयासरत है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in लॉन्च किया गया है, जिस पर साइबर अपराध को रिपोर्ट दर्ज कर समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1930 नंबर पर तुरंत कॉल करके फ्रॉड करके हड़प किया गया धन वापस मिलने की संभावना रहती है। साइबर अपराध रोकथाम हेतु सुझाव। अपने ईमेल एवं अन्य किसी भी आईडी के पासवर्ड कहीं नहीं लिखें, केवल याद रखें। पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें, इससे गोपनीयता रखें। मोबाइल, लैपटॉप में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें।
अपने पुराने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से बचने से पूर्व अपने अकाउंट में जाकर अपनी आईडी रिमूव अवश्य करें। मनी ट्रांसफर ऐप्स पर कार्य पूर्ण होते ही लॉग आउट करें। लालच भरे समझ फर्जी कॉल्स के चक्कर में न पड़े, अपितु उन्हें ब्लॉक कर मोबाइल एवं लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री समय समय पर रिमूव करते रहें। एवं उपायों को हम साइबर अपराध से हर तक बच सकते हैं। यानी आपको आपके जो पासवर्ड है उनको निरंतर बदलते रहना चाहिए। अगर आप किसी और का कंप्यूटर या लैपटॉप यूज में ले रहे हैं तो उसमें से जो उसकी सर्च हिस्ट्री होती है उसको आप रिमूव कर दें और पासवर्ड को कभी भी सेव ना करें, केवल उनको याद रखें। इसका निष्कर्ष क्या है? उपयुक्त विवेचन के आधार पर यही कहा जा सकता है कि इंटरनेट ने हमारे जीवन के कार्यों को जितना सरल, सुगम एवं मनोरंजक बनाया है उतना इससे जीवन को जटिल भी बना दिया है। अतः आवश्यकताओं की इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें चाहिए कि हम इसका दुरुपयोग करने के बजाय हमेशा सदुपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 19, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा कक्षा 10 का छात्र रितेश मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु पत्र लिखिए। यानी आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा कक्षा 10 के छात्र रितेश हैं, आपको अपने प्रधानाचार्य को खेलकूद की व्यवस्था वापस शुरू करवाने के लिए एक पत्र लिखना है। दूसरा है, आप केशव शर्मा उज्जैन निवासी है, इंदौर निवासी अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें ग्रीष्मावकाश इस बार आपके साथ मुंबई में बिताने पर हमें आग्रह करना है। यानी आप एक उज्जैन के निवासी केशव हो, आपको अपने इंदौर का एक मित्र है जिसका नाम है, आपका निवासी एक मित्र है जो कहाँ पर रहता है? इंदौर में। आप आपकी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं मुंबई में बिताना चाहते हैं तो उसको एक पत्र लिखना है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आपकी स्कूल जो दे रखी है उसका नाम आ जाएगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा। विषय विद्यालय में खेलकूद व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के संबंध में मान्यवर सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेलकूद संबंधी अनेक अव्यवस्थाएं विद्यमान है जिसकी वजह से हम सभी छात्रों को अस्वीकार हो रही है। हमारे विद्यालय के सारे शिक्षक भी खेलकूद करवाने में रुचि नहीं लेते हैं। अभी तक खेल मैदान की सफाई नहीं हुई है। अगले माह क्षेत्रीय और जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है। अतः आपसे प्रार्थना है कि सबसे पहले खेल के मैदान की सफाई करवाई जाना चाहिए। साथ ही नई वांछित खेल कूद की सामग्री क्रय की जानी चाहिए। शारीरिक शिक्षकों को भी खेल को संबंधित गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु पाबंद किया जाना चाहिए। इससे क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेकर हम विद्यालय का नाम रोशन कर सके। आशा है कि आप हमारी प्रार्थना पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर खेलकूद व्यवस्था अविलंब सुचारू रूप से संचालित कराने की कृपा करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम दिनांक लिख देंगे, आपका प्रार्थी कक्षा 10 का रितेश। अथवा में प्रश्न था जिसके अंदर आपको आप उज्जैन के निवासी हो, आपको अपना जो मित्र है इंदौर में है उसको एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पर उज्जैन आ गया, यहाँ हमारी डेट आ गई। प्रिय मित्र राघवेंद्र, यानी जो आपका मित्र इंदौर में है उसका नाम क्या है? राघवेंद्र। सप्रेम नमस्ते। यहाँ पर हम सभी प्रश्न हैं और आशा है कि तुम भी वहाँ पर कुशल होंगे। मित्र, इस बार ग्रीष्मावकाश पर मैंने मुंबई जाने का निश्चय किया है। मेरा आग्रह है कि तुम भी हमारे साथ मुंबई चलो। वहां पर अनेक पर्यटन स्थल है, चौपाटी, इंडिया गेट, चर्च गेट आदि ऐतिहासिक स्थल है जिन्हें देखने की तुमने पहले भी कई बार इच्छा व्यक्त की है। इस बार तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। साथ ही बहुत दिनों के बाद हम दोनों मित्रों को साथ साथ घूमने का सुअवसर मिल सकेगा। अतः एवं मेरे इस आग्रह को मानकर चलने की तैयारी कर लेना। मैं यही आशा करता हूँ। आपके परिवार के सभी लोगों को मेरा यथा योग्य अभिवादन। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र केशव। अंतिम क्वेश्चन है, नवसृजन संस्था के दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाए गई मिट्टी की मूर्तियों के बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। साथ ही अथवा है, आपकी बड़ी बहन ने संगीत सिखाने की एक संस्था खोली है, इसके लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखना है। चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हमारा था 30% की छूट यानी सुनहरा अवसर, बम्पर सेल। नवसृजन संस्था के दिव्यांग बच्चों द्वारा क्ले मिट्टी से निर्मित मूर्तियां एवं कलाकृतियों की बम्पर सेल में पधारिए। मन भावन मूर्तियां 30% छूट के साथ ले जाइए। प्रातः 11 से 9 बजे तक। अवसर निकल गया तो हाथ मलते रह जाइए। स्थान बिड़ला ऑडिटोरियम। आपका आयोजक नवसृजन संस्था और मोबाइल नंबर, और आप अपने हिसाब से और भी कुछ लिख सकते हैं ताकि आपके जो भी आइटम हो वो बड़ी आसानी से बिके। अथवा भारत खंडे संगीत संस्थान से संबंध
महिला संगीत प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ, मृदंग वादन, शहनाई वादन, वीणा वादन सीखिए सीखिए। इन सभी विद्याओं में प्रशिक्षण की सुविधा, सैफ प्रसिद्ध संगीतज्ञों के द्वारा प्रवेश प्रारंभ, कम फीस, उत्तम ज्ञान, 3 दिन निःशुल्क प्रशिक्षण। संपर्क रजिस्ट्रेशन करवाएं, आज ही पधारे। नई सड़क जोधपुर। तो ये हमारा कक्षा 10 का जो हिंदी संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 3 था उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आगे आने वाली वीडियो में हम अगले जो सभी विषय के मॉडल नंबर 4 है एक एक करके सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।